इन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, मुझे सबका जो है वो यहां पर कमेंट चाहिए। पहला होता है यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। आपको बार बताया गया होगा कि कहते हैं कि हर चीज इसमें पढ़नी पड़ती है और बहुत डाइवर्स सिलेबस इसका होता है और 3 स्टेजेस में अलग अलग तरीके से तैयारी करनी होती है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में। तो बहुत ही बड़ा जो है वो सेगमेंट चल रहा होता है, बहुत लंबा इसमें समय लग जाता है। सो इसका सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वास्ट सिलेबस। और जब सिलेबस एनालिसिस आप करते हैं, जैसे मेरा सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस रही हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा एक पॉइंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट छिपे होते हैं, आशय छुपे होते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण छुपा होता है। आप देखिए कि एक पॉइंट से कितने पॉइंट निकल गए। जैसे मैंने कहा महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण के कितने आयाम हो जाते हैं। सशक्तिकरण मतलब जिम ले जाके उसके डोले शोले थोड़े ना बनवा दोगे, बोले यही एक ही तरीका है सशक्तिकरण करने का। तो सबसे बड़ी बात वो अशक्त क्यों है, तभी तो हम समझ पाएंगे उसको सशक्त कैसे करना है। तो जब अशक्त की बात आई तो भैया पता चला समाज में एक पैट्रियार्कियल सिस्टम है, पितृसत्तात्मकता है, उसके अधिकार छीन रही है। दूसरा हमने देखा कानूनी राइट्स उसके नहीं है, ज्यादातर राइट्स पुरुषों के पास हैं। फिर हमने देखा कि धार्मिक आधार पर भी महिलाओं के अलग अलग अधिकार हैं। फिर हमने देखा समाज में जातियों के आधार पर अलग अलग अधिकार हैं और प्रैक्टिस में है। इसके बाद हमने देखा कि आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिकी में भी हमने देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए सपोर्ट, जैसे आर्म फोर्सेस अब जाकर सुधार हुए कि महिलाओं को भी जो है कॉम्बैट में जाने का मौका दिया जा रहा है। अभी भी बहुत से उद्योग हैं जहां पर महिलाएं जो है पार्टिसिपेशन नहीं कर रही। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, और अगर सारे बच्चे इत्तेफाक रखते हो और जिनके पास सोचने की क्षमता हो, मुझे जवाब देना। आज भी अगर तुम में से कोई कितने लोग हैं जो गांव से आते हैं, जिन्होंने खेती बाड़ी देखी है, गांव से आते हैं, मुझे सबका कमेंट चाहिए। और अब मैं देखना चाहता हूं कि यूपीएससी तुम्हारे आसपास है, समझने की कोशिश करो, आंखें खोलो, दिमाग खोलो, यूपीएससी तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रामीण इलाके से चीजों को देखा, खेती बाड़ी देखी है या जिनके घर में होती है? कितने लोग हैं? मुझे एक बात का जवाब देना। तुमने ट्रैक्टर गांव में देखा होगा, बड़े बड़े विशाल ट्रैक्टर्स, ठीक है। तुमने कभी किसी महिला को ट्रैक्टर पर, जितने भी भारत के किसी भी गांव से अगर मेरा कोई बच्चा मुझे सुन रहा हो, मेरी एक बात का जवाब देना। आपने देखा होगा महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं, वो घास खोदती हैं, खुरपी से काम कर रही है। तुमने ट्रैक्टर में, ठीक है, ट्रैक्टर में किसी महिला को बैठकर खेत जोतते हुए देखा है? सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फी खिंचाने के लिए नहीं। तुमने ये आम दृश्य, मतलब कॉमन है, आपने देखा हो पुरुष ट्रैक्टर चला रहा है, खेत जोत रहा है, तुमने देखा है कभी? हाँ या ना, मुझे जवाब दो। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, तुम आईएएस के लिए तैयार हो। किसी ने देखा है? बहुत अनयूजुअल होगा, बहुत बड़ा, पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा, अरे फलाने बहुरिया जो है वो ट्रैक्टर चला रही थी, बड़ी हीरोइन बनी घूम रही है, पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा। तुमने देखा होगा बड़े बड़े विशाल ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, तुमने कोई महिला को नहीं देखा होगा, बहुत रेयर, बहुत रेयर। वो आजकल एक आध वीडियो में नहीं बात कर रहा हूं, रेयर मतलब जनरल प्रैक्टिस में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो मशीनें हैं वो महिलाओं के शरीर के हिसाब से नहीं बनाई गई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों नहीं? वो बहुत अनयूजुअल घटना हो जाएगी। कभी तुम किसी महिला को ट्रैक्टर पर ध्यान से उसको ऐसे आंखें फाड़ के देखने लगोगे, पुरुष कोई जा रहा है तुम ध्यान नहीं दोगे, अरे जाने दो, क्योंकि यूजुअल है। तो बहुत सी चीजें हैं जो महिलाओं को मुख्य धारा में आने से रोकती हैं, उन चीजों को नहीं जो है आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आपको क्या होगा, ये वास्ट सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसमें लेयर के अंदर लेयर होती है और ये समय मांगता है। कि आपने सोचा अरे महिला सशक्तिकरण ही तो लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें? अरे अभी हम पढ़ लेंगे खटाक से। अरे वो जिम जाके उसको सशक्त नहीं करना है, उसके डिफरेंट आयाम देखने हैं, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कितने आयाम हैं, कितने उसके डायमेंशन है। तो जब इसमें घुसते हो तो इसमें समय लगता है, समय लगता है। ये तिलिस्म की तरह होता है, एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर होती है, राइट। दूसरा, उच्च स्तर का कंपटीशन, जैसा मैंने बताया था कि 0.1% ही सक्सेस रेशियो यहां जाता है। देश की सबसे रेपुटेड जॉब है, कल हमने डिस्कस किया था आईएएस क्या है, इसकी सैलरी, पावर्स, क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसमें हाई लेवल का कंपटीशन होता है, बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है। तो इस हाई लेवल के कंपटीशन में क्या होगा, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन में तो आपको समय लगता है। जब कंपटीशन बहुत बड़ा होता है ना तो आपको समय लगता है। एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से समझना। उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े धावक, ठीक है। बोल्ट नाम जोड़ा था, कहते थे कि चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते थे अगर इनके एवरेज निकाला जाए तो। इन्होंने पूरे जीवन भर बहुत बड़े जो है वो ओलंपियन रहे हैं, जबरदस्त रेसर रहे उसैन बोल्ट। तो इनका जो एवरेज पूरी लाइफ में जो ओलंपिक में रेस है
वो नियर अबाउट केवल 14 मिनट की है। 14 मिनट की रेस है, सिर्फ 14 मिनट एवरेज। मतलब पूरे जीवन काल में जो ओलंपिक में ये टोटल दौड़े वो केवल 14 मिनट दौड़े, और इसके लिए उन्होंने जीवन भर बेतहाशा प्रैक्टिस की। एवरेज इनकी जो टोटल दौड़ है वो 14, सबसे डेकोरेटेड ओलंपियंस में से एक है, सक्सेसफुल ओलंपियन में से एक है, केवल 14 मिनट। लेकिन उस 14 मिनट के लिए इन्होंने जीवन भर बेहिसाब प्रैक्टिस की, तब जाकर ये सक्सेसफुल हुए। तो जब बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होता है तो आपको लंबे समय से तैयारी करनी पड़ती है। सालों की तैयारी के बाद ओलंपिक में हमने कहा कि भाई गोल्ड मेडल जीता, दुनिया के सबसे तेज धावक रहे, इतिहास रच दिया। तो अगर आपको इतिहास रचना है और कठिन कंपटीशन से निकलना है तो आपको समय देना पड़ेगा। तैयारी को जितना ज्यादा समय दे पाओगे और सही गुणवत्ता के साथ समय दे पाओगे, आपके सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। जो लोग हैपहजार्डली भागते, जैसे आप अभी गए, बोले यार मुझे भी उसेन बोल्ट बनना है, और आप जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू किए, वियर एंड टियर हो जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं दौड़ पाओगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर जितना ऊंचा कंपटीशन है आपको उतनी ही ज्यादा समय देना पड़ेगा तैयारी का, इसीलिए जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर दोगे उतने फायदे में रहोगे। तीसरा चीज है गतिशील परीक्षा पैटर्न, डायनेमिक पैटर्न है। अभी आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ा कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में चेंज कर दी गई है? आपने देखा, तो लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कई चैप्टर्स चेंज कर दिए गए एनसीईआरटी के, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे बताइए कितने लोगों ने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में मुझे सबका आंसर चाहिए। तो उसमें आप क्या देख रहे हो, और हर समय करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज में बदलाव होते हैं, नियमों में बदलाव होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट देता है, कोई नया फैसला ला देता है, अमेंडमेंट हो जाते हैं, संसद में नए कानून बन जाते हैं। हर समय ये समाज गतिशील है, कानून व्यवस्था गतिशील है। इकोनॉमी में कोई नियम आ रहा है, जीएसटी की कोई स्लैब हटा दी, कोई नई जोड़ दी, कुछ नए कानून पारित हो गए, कोई टैक्स हटा दिया, कोई टैक्स जोड़ दिया। तो लगातार क्या होता है, ये सिलेबस स्टैटिक नहीं है, यानी आपको इस विशाल सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ दौड़ते भी रहना पड़ेगा। यानी यूपीएससी दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ोगे, यूपीएससी दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ोगे। तो क्या होगा इसमें, यहां पर जो है आपको गतिशीलता लेकर आनी पड़ेगी, यानी आपको डबल काम करना पड़ेगा। सिलेबस भी पढ़ना है और भागते भी रहना, यानी दौड़ते दौड़ते पढ़ना है। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर चौथा कहता है मार्गदर्शन का अभाव। बहुत से लोग इसको बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं। कई लोग कहते हैं अरे कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, अरे फलाना गाइडेंस की। गाइडेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, मार्गदर्शन। हमको लगता है कोचिंग ही मार्गदर्शन है, नहीं, कोचिंग मार्गदर्शन नहीं। कोचिंग आपका समय बचाती है। जो चीज आप 3 साल में सीख लेते हो, एक अनुभवी टीचर आता है उसको आपको 1 साल में करा देता है, आपका समय बच गया। और समय ही पैसा है। आप दिल्ली में रहते हो, मान लो 1.5 लाख रुपए आपके रहने का खाली खर्च है, तो 3 साल रहोगे तो 4.5 लाख खर्च हो रहे हैं। 1 साल में तैयारी पूरी कर ली, 1.5 लाख में ही आपका मामला निपट गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। लेकिन मार्गदर्शन कोई अलग चीज होती है। मार्गदर्शन जो होती है वो आपके परछाई की तरह होती है, सतत रूप से चलते रहना। जैसे मान लो मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया इतिहास। अब समझना इस बात को, कोचिंग और मार्गदर्शन के बीच का अंतर समझ लेना। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो। तो अब क्या, वो सब्जेक्ट पढ़ा दिया, टीचर ने अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाया, सभी ने अच्छे पढ़ाया, क्वेश्चन करा दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अगला ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। अब हिस्ट्री की यादें धुंधली पड़ने लगी। अब आप कुछ नया सीख रहे थे, अचानक से आपको क्वेश्चन आया कि क्या करूं क्या करूं। तो मार्गदर्शन का मतलब होता है जिन रास्तों पे तुम चल रहे हो उनको हर समय, रास्ते टेढ़े मेढ़े, अगली गली कौन सी है। तो टीचर ने वहां पिछले मोड़ पर साथ छोड़ दिया, भैया बोला मेरा हिस्ट्री का काम खत्म हो गया, अब आगे बढ़ो। अब तुम आगे बढ़ रहे हो और अचानक से टेढ़ी मेढ़ी गलियां आ गई। तो मार्गदर्शन जो गाइड होता है वो आपको हर कदम आपको रास्ता बताता है कि यहां से लेफ्ट मुड़ना है, यहां से राइट मुड़ना है, ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओ। तो मार्गदर्शन हमेशा साथ साथ चलता है। और यही कारण है जो गुरुकुल का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों से मैंने बात किया, 50 बच्चों के लिए हमने नोएडा में इन हाउस हमने सेगमेंट शुरू किया है, जहां पर टीचिंग के साथ मेंटरशिप है, मार्गदर्शन हमारा जो प्रोजेक्ट है। तो मार्गदर्शन वहां पर हम लेके जा रहे हैं, यानी टीचर जैसे जाएंगे वहां पर जो मेंटर्स हैं, जो मार्गदर्शक हैं, वो आकर बैठ जाएंगे। आप आंसर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, आप जो है वो आंसर राइटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आंसर आपने याद किया कि नहीं किया, रिवीजन किया कि नहीं किया, डायरी तक चेक होगी। पानी कितना पीते हो, कितने बजे उठे, कितनी देर फोन पे बात किया, ये सब कुछ जो है वो यहां पर होगा। तो एक प्रेशर में यहां पे दिया जाएगा पढ़ाई। खड़े होकर बोलना आपको आता है कि नहीं आता है, आप डिबेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो जो कोचिंग इंडस्ट्री उससे अलग एक प्रोग्राम है, और इसी वजह इसका नाम गुरुकुल रखा है। एक माहौल आपके पास तैयार कर दिया जाएगा कि आप हर समय घिरे हुए रहो टीचर्स और मेंटर्स और अपने गाइड्स के बीच में।
तो वो हर पल आपको पुश करते रहेंगे। आप कहोगे सर मैं थक गया, आज नहीं मेरा मन कर रहा, नहीं चलो करो। सर आज संडे है, कपड़े धोने, नहीं भैया आंसर आपको आके जो है यहां पर टेस्ट देना है। तो हर पल आपकी कुंडली तैयार करेंगे। यही गुरुकुल है, यही गुरुकुल बैच है, राइट। तो इसमें जो है हमारा अब जो एडमिशन अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कल भी मैंने 12 बच्चों की काउंसलिंग की। अगर आप भी अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। तो यही सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है। तो आपके ऊपर हर एक दिन हर पल एक आदमी बैठा होगा भैया, देख रहा होगा, निगरानी कर रहा होगा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही होगी। आज से हमारा जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, आज से हमारे मेंटर, मैंने एक पूरी शीट दी है उनको, उस शीट पर वो क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। 5-5 बच्चों की डेली काउंसलिंग होगी, उनको होमवर्क दिया जाएगा, यानी क्लास से पहले क्लास आज से हम शुरू कर देंगे उसमें। तो एक पूरा परफॉर्मा, पूरी फाइल तैयार होगी, तो आप बच के नहीं जा पाओगे। और मैं सभी से पूछ रहा हूं, मुझे 1 साल आपका चाहिए, इसमें हम इतना प्रेशर देंगे, इतना निखारेंगे कि तुम्हारा अपने आप तुम कहोगे हाँ मुझे जाना है, सिलेक्शन होना है मेरा। तो सबसे एक ही पूछ रहा हूं, भैया मुझे 1 साल चाहिए, इस बीच में कोई शादी ब्याह फंक्शन इमोशनल डिमोशनल कुछ नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ आप यहां अपना शरीर लेकर आओ, शरीर मन हमें दे दो, बस 1 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने क्या शुरू किया,